हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने लिंक रिएक्शन के बारे में चर्चा की थी। तो जो रेस्पिरेशन का अगला स्टेप्स है वो है क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, या इसको हम बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल सर्वाधिक इंपोर्टेंट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है। इस क्रेब्स साइकिल की खोज H.A. क्रेब्स ने की थी इन 1937 में, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। क्रेब्स साइकिल में जो प्रथम उत्पाद होता है वो होता है सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन युक्त। सिट्रिक एसिड में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रथम उत्पाद होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसको TCA साइकिल भी बोला जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। किसको? क्रेब्स साइकिल को। ये जो क्रेब्स साइकिल होता है या ये जो रिएक्शन होती है, यह साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ध्यान रखना, जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, और ये जो क्रेब्स साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इसीलिए इस चक्र में काम में आने वाले जो महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अतः इस चक्र में काम आने वाले प्रमुख एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, एक को छोड़कर। एक अपवाद है, मैंने लिखा है नीचे अपवाद, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। ये एकमात्र एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। बाकी सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल है वो भी एक एंजाइमेटिक प्रक्रिया है। ये जो सारी अभिक्रिया होगी वो एंजाइमों के थ्रू होती है। ये जो क्रेब्स साइकिल है इसमें डायरेक्ट एटीपी का उत्पादन बहुत कम होता है, या डायरेक्ट एनर्जी का उत्पादन बहुत कम होता है। इसमें कुछ रेड्यूस कोएंजाइम बनते हैं, जैसे NADH2, FADH2 या GDP या ATP। ये रेड्यूस कोएंजाइम बनते हैं जिनसे ETS में जाकर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो देखो इस चक्कर में कौन कौन से रेड्यूस कोएंजाइम बनते हैं? 3NADH2, मतलब NADH2 के 3 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, एक FADH2 बनता है, एवं एक GTP या ATP का निर्माण होता है, जिनसे कुल 12 ATP बनते हैं। जिनसे कुल कितने बनेंगे? 12 ATP फॉर्मेशन होता है। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे? 9। एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, और एक GTP से 1 ATP बनता है। तो टोटल कितने हुए? 9 + 2 + 1 कितने हुए? 12 ATP बनते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्रेब्स के 2 चक्कर संचालित होते हैं, यानी ग्लूकोज के एक अणु से ये जो क्रेब्स चक्र है वो 2 बार संचालित होता है। एक चक्कर में 12 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो 2 चक्कर में कुल कितने ATP बनेंगे? 24 ATP फॉर्मेशन होते हैं, यानी कुल 24 ATP बनते हैं। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करते हैं, यदि इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इस अभिक्रिया में 4 बार ऑक्सीडेशन होता है। जो क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस है उसमें 4 बार ऑक्सीकरण होता है। जब हम आगे क्रेब्स साइकिल की जो पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे विस्तार में, वहां पे मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा कुल कितनी बार ऑक्सीडेशन होता है। 4 बार ऑक्सीडेशन होता है। यदि हम चर्चा करते हैं इस चक्कर में 4 यौगिक, 6 कार्बन, 1 यौगिक, 5 कार्बन एवं 5 यौगिक, 4 कार्बन युक्त
होते हैं। जब इस चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे तो इस चक्र में 4 यौगिक 6 कार्बन युक्त बनते हैं, 1 यौगिक 5 कार्बन युक्त बनता है एवं 5 यौगिक 4 कार्बन युक्त बनते हैं। और जो 5 कार्बन युक्त यौगिक बनता है वो बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। पूरे क्रेब्स साइकिल में यह एकमात्र कंपाउंड है जो 5 कार्बन युक्त होता है। अब यदि हम क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं तो आप ध्यान रखना, क्रेब्स साइकिल मुख्य रूप से कैटाबोलिज्म क्रिया नहीं है। इसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसको हम एम्फीबोलिक रिएक्शन बोल सकते हैं। यानी जो क्रेब्स साइकिल होता है उसको हम बोल सकते हैं एम्फीबोलिक रिएक्शन। एम्फीबोलिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म दोनों क्रियाएं हो। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है जब कोई बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंडों में टूटकर एनर्जी रिलीज करता है यानी ऊर्जा रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। और जब सेल के अंदर छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसको एनाबोलिज्म बोला जाता है। क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत कुछ मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं। वह मध्यवर्ती यौगिक विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जैसे फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, इन सबका संश्लेषण करते हैं। इसलिए क्रेब्स अभिक्रिया को हम एनाबोलिज्म अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें दोनों होती है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। इन दोनों को हम बोल सकते हैं मिला के क्या, एम्फीबोलिक रिएक्शन है। कभी भी अकेली कैटाबोलिज्म रिएक्शन नहीं है। कौन? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल किस प्रकार से पूर्ण होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में लिंक रिएक्शन के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तत्पश्चात पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होता है। पायरुविक एसिड ये किस प्रकार से चेंज होता है? ये पायरुविक एसिड का सर्वप्रथम क्या होगा, ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर हो जाएगा। तत्पश्चात ये पायरुविक एसिड को एंजाइम ए से क्रिया करके एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करेगा। ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन युक्त होता है और ये जो एसिटाइल को एंजाइम है वो क्या हुआ, 2 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है, क्योंकि एक CO2 क्या हो गई, बाहर निकल गई। ये क्या थी, लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है मुख्य रूप से ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण। ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन क्या होगा, बाहर निकलेगा। और यदि ऑक्सीडेशन हुआ है तो जो H+ आयन मुक्त हुए हैं उनको NAD ग्रहण करके NADH2 में बदल जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम आता है वो कौन सा आता है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसके अंतर्गत लिम्फोइक एसिड, TPP, मैग्नीशियम को एंजाइम ये प्रमुख रूप से काम आते हैं। ये थी लिंक रिएक्शन। ये क्रेब्स चक्र का पार्ट नहीं है, यह है लिंक रिएक्शन का पार्ट। अब हम पढ़ते हैं जो क्रेब्स चक्र यहां से शुरू होता है। तो देखो क्रेब्स चक्र के शुरुआत में क्या होगा, सर्वप्रथम जो ये एसिटाइल को एंजाइम ए है वो OAA ऑक्जिलो एसिटिक एसिड जो एक 4 कार्बन युक्त कंपाउंड है उससे क्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। यानी जो एसिटाइल को एंजाइम ए है वो 4OAA से H2O की उपस्थिति में क्रिया करेगा, क्रिया करके सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है जो एक 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है। और इस अभिक्रिया में को एंजाइम ए क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है, बाहर हो जाता है। और जो एंजाइम काम आएगा वो कौन सा आएगा, साइट्रेट सिंथेज एंजाइम। यानी हम बोल सकते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए साइट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में 4OA से क्रिया करके जल की उपस्थिति में क्रिया करके सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है जो एक
6 कार्बन युक्त कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है? 4। टोटल कितने? 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है। ये इसका प्रथम उत्पाद है, क्रेब्स साइकिल का प्रथम उत्पाद है। तभी क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। सोन ये सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम से क्रिया करके की उपस्थिति में क्रिया करके सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण करता है, जो एक 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है, और इस अभिक्रिया में जल बाहर हो जाता है। और इस अभिक्रिया में जो महत्वपूर्ण यौगिक काम आता है कौन सा है? Fe+2 की प्रमुख भूमिका होती है। यानी हम बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड जल को त्याग कर एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके सिस एकोनिटिक एसिड का निर्माण करता है, जो एक 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है। सोन ये सिस एकोनिटिक एसिड है, वो एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण करता है, और इस अभिक्रिया में H2O दोबारा ऐड हो जाता है। यानी सिस एकोनिटिक अम्ल H2O से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण करता है, जो एक 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है। और इस अभिक्रिया में भी Fe+2 आयंस की प्रमुख भूमिका होती है, और एंजाइम वही काम आएगा एकोनिटेज एंजाइम। तत्पश्चात इस आइसोसिट्रिक जो एसिड है इसका ऑक्सीडेशन होगा, प्रथम बार ऑक्सीडेशन। आपको मैंने बताया था क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत कुल 4 बार ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे प्रथम बार ऑक्सीकरण होगा, और आइसोसिट्रिक अम्ल का ऑक्सीडेशन होने की वजह से यह ऑक्जिलो सक्सेनिक अम्ल में बदल जाता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और यदि आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीकरण हुआ है तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, मतलब हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकलेगा, तो उन H+ आयनों को NAD ग्रहण करके NADH2 में बदला जाता है। यह आप सबको पता है यदि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन भी होगा। तो उस डिहाइड्रोजनेशन में जो H+ आयन मुक्त हुए हैं उनको NAD ग्रहण करके NADH2 में बदला जाता है। और यदि आपको पता है ऑक्सीडेशन हुआ है तो आपको पता है इस अभिक्रिया में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन क्या होगी? काम आएगी, और आपको पता है H2O का फॉर्मेशन होगा। ये तो इसमें क्या होगी? ऐड होगी, और ये क्या होगा? इसमें फॉर्मेशन होगा किसका? H2O का। तत्पश्चात ये जो ऑक्जिलो सक्सेनिक अम्ल है इसका डीकार्बोक्सिलीकरण होगा। डीकार्बोक्सिल मतलब इससे एक कार्बन क्या होगा? CO2 के रूप में बाहर हो जाएगा, और ये ऑक्जिलो सक्सेनिक अम्ल अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल में बदल जाएगा, जो एक 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है। आप यहाँ पे देखना ऑक्जिलो सक्सेनिक अम्ल 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है, इसका डीकार्बोक्सिलीकरण हुआ कौन सी एंजाइम की उपस्थिति में? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और इसने किसका निर्माण किया? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का निर्माण किया, जो एक 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है। 6 कार्बन थे, एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया? 5 कार्बन युक्त क्या होता है? ये कंपाउंड होता है, और इस अभिक्रिया में Mn+2 आयंस की प्रमुख भूमिका होती है। तत्पश्चात ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है इसका ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण होगा, यानी इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर हो जाएगा। एक कार्बन CO2 के रूप में क्या होगा? बाहर हो गया। तत्पश्चात कोएंजाइम A से, कोएंजाइम A इस अभिक्रिया में ऐड हो रहा है, कोएंजाइम A से क्रिया करके सक्सिनिल कोएंजाइम A का निर्माण करता है, जो एक 4 कार्बन युक्त कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो एकमात्र इस पूरे चक्र में 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है, इसमें 5 कार्बन थे, एक इसका कार्बन CO2 के रूप में क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया, तो कितने कार्बन बचे? 4। तत्पश्चात इसने कोएंजाइम से क्या की? क्रिया की, और क्रिया करके क्या बढ़ाया इसने? सक्सिनिल कोएंजाइम A। और इस सभी क्रिया में जो एंजाइम काम आता है वो कौन सा आएगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज। आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन भी होगा,
ये दूसरी बार ऑक्सीडेशन हुआ है। फर्स्ट बार ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ और ये हुआ है दूसरी बार ऑक्सीडेशन। यदि ऑक्सीडेशन हुआ है तो डिहाइड्रोजनेशन भी होगा। तो जो H+ आयन मुक्त होंगे उनको NAD ग्रहण करके NADH2 में बदला जाता है। और यदि ऑक्सीडेशन हुआ है तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में ऐड होगी और H2O का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। भाई ऑक्सीजन क्या होगी इस अभिक्रिया में, ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐड होगा और इस अभिक्रिया में H2O का फॉर्मेशन होता है। तत्पश्चात ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है वह सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जल से क्रिया करके, जल से क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्रिया करने के पश्चात इससे कोएंजाइम ए क्या हो जाएगा, पुनः बाहर हो जाएगा। यहाँ पे ऐड हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, कोएंजाइम ए बाहर हो गया और ये सक्सिनिक अम्ल में बदल जाता है जो एक 4 कार्बन युक्त कंपाउंड है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, H2O ऐड हुआ है, H2O क्या हुआ, ऐड हुआ है और कोएंजाइम ए क्या हो गया, बाहर हो गया। और इस अभिक्रिया में एक और कार्य होता है, जो GDP है वो अकार्बनिक फॉस्फेट से या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करके GTP में बदला जाता है। और ध्यान रखना GTP और ATP समतुल्य हैं एक दूसरे के। यहाँ हम ATP भी लिख सकते हैं, GTP बराबर क्या होगा, ATP। तो जो GDP है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करके GTP में बदला जाता है। तत्पश्चात इस सक्सिनिक अम्ल का एक बार फिर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तीसरी बार, प्रथम बार ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्जिलोसक्सिनिक अम्ल बना। दूसरी बार ऑक्सीकरण यहाँ हुआ अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना। अब इस सक्सिनिक अम्ल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये फ्यूमेरिक एसिड में बदल जाएगा। और कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन से एंजाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और यदि ऑक्सीडेशन हुआ है तो डिहाइड्रोजनेशन भी होगा। तो जो मुक्त H+ आयन होंगे उनको इस बार ध्यान रखना, H+ आयनों का ग्राही NAD नहीं होगा, कौन होगा, FAD। और उन मुक्त H+ आयनों को FAD ग्रहण करके FADH2 में बदल जाएगा, FADH2 का निर्माण कर लेगा। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होती है, साथ साथ चलती है। और यदि ऑक्सीडेशन हुआ है तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन काम आएगी और इस अभिक्रिया में H2O का क्या होगा, फॉर्मेशन। एक हाफ जो वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का क्या आएगा, काम आएगा और H2O का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तत्पश्चात ये जो फ्यूमेरिक एसिड है ये फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में जल से क्रिया करके H2O, यहाँ पे H2O बाहर हुआ था, मतलब फॉर्मेशन हुआ इस अभिक्रिया में, तो H2O क्या हुआ, बाहर हुआ। यहाँ पे H2O क्या होगा, पुनः ऐड होगा और ये किसका निर्माण कर लेगा, मेलिक एसिड का, जो एक 4 कार्बन युक्त कंपाउंड है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। तत्पश्चात ये मेलिक एसिड, जो मेलिक अम्ल है, इसका पुनः क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, चौथी बार और लास्ट बार। फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार और ये फोर्थ बार, लास्ट बार इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और इस मेलिक अम्ल का मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने से यह 4 कार्बन युक्त कंपाउंड ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है। और यदि ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, यानी H+ आयन क्या होंगे, मुक्त होंगे। उन मुक्त H+ आयनों को NAD ग्रहण करके NADH2 में बदला जाता है। और यदि अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीजन ऐड होगी और H2O का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। H2O का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये ऑक्जिलो एसिटिक एसिड पुनः एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़कर क्रेब्स चक्र को निरंतरता प्रदान करता है। इस अभिक्रिया में मैंने बताया था, देखो 6 कार्बन युक्त कंपाउंड कौन कौन से हैं, सिट्रिक एसिड 1, सिस एक्टिक अम्ल 2, आइसोसिट्रिक अम्ल 3 और ऑक्जिलोसक्सेनिक अम्ल 4, यानी 4 जो कंपाउंड बने थे, 4 यौगिक मैंने पहले भी बताया था, 6 कार्बन युक्त,
4 यौगिक क्या होंगे, 6 कार्बन युक्त बनते हैं। एक यौगिक अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल क्या होगा, 5 कार्बन युक्त। और 4 कार्बन युक्त कौन से हैं, सक्सिनिल कोएंजाइम 1, सक्सिनिक अम्ल 2, फ्यूमेरिक अम्ल 3, मेलिक अम्ल 4 और ऑक्जिलो एसिटिक एसिड 5। यानी 5 कार्बन या 5 यौगिक, 5 यौगिक 4 कार्बन युक्त है और एक यौगिक 5 कार्बन युक्त होता है। और इस अभिक्रिया में 4 बार ऑक्सीकरण होता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। अब इसमें हम एटीपी फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कितने एटीपी बनेंगे एटीएस में। तो आपको पता है हम एक एक एटीपी जोड़ते हैं। एक NADH2 ये है, तो एक NADH2 से आपको पता है कितने एटीपी बनेंगे, 3 एटीपी। एक NADH2 ये है, तो इससे भी कितने एटीपी बनेंगे, 3 एटीपी। एक GTP से एक यहां है, तो एक GTP से क्या बनेगा, 1 एटीपी। एक FADH2 यहां है, तो एक FADH2 से कितने एटीपी, 2 एटीपी। और एक NADH2 यहां है, तो एक NADH2 से कितने, 3 एटीपी। टोटल कितने एटीपी हुए, 3 + 3 6, 9, 9 से 10, 10 2 12, यानी टोटल एटीपी कुल में कितने एटीपी हुए, 12 एटीपी। एक क्रेब्स शक्कर से 12 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 12 एटीपी फॉर्मेशन होती है एक क्रेब्स शक्कर से। तो आपको पता है कि एक ग्लूकोज अणु से 2 क्रेब्स शक्कर चलते हैं। एक चक्कर से 12 एटीपी बने, एक ग्लूकोज अणु से क्या होंगे, 2 चक्कर चलते हैं, तो टोटल 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ईटीएस में। और पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल लिया था, एक NADH2 बना, तो इससे 3 एटीपी। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो कितने होंगे, 6 एटीपी का लिंक रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है। और क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी का, 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आज के लिए इतना ही काफी है। हमारे जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो RBC, NCERT और आपकी जो कंपटीशन एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। सभी का इसमें मिक्स किया गया है। और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको आगे से आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।